देखते ही पीटर भागकर शेरिफ के पास गया और सब कुछ बता दिया, लेकिन शेरिफ ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसका कहना था कि जूसो बस मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उनके इस छोटे से मोहल्ले में कोई किसी को कुछ नहीं कहता। फिर शेरिफ के जाते ही राउनो ने एमो से मदद मांगी। उसने बताया कि मेरे कसाई खाने में बंद एक अजीब सा बुढ़ा आदमी शायद ड्रिलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि एमो इंग्लिश बोल सकता है इसलिए शायद वो उससे कुछ पूछ पाए। उधर पाइपर उस बुढ़े पर नजर रखे हुए था। उस वक्त वो आराम से जिंजर ब्रेड कुकी खा रहा था। जैसे ही उस बुढ़े को कुकी की खुशबू महसूस हुई, वो किसी जंगली जानवर की तरह हवा को सूंघने लगा। पाइपर को लगा कि शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा। जैसे ही वो उसके पास झुककर गया तो बूढ़ा अचानक उस पर झपट पड़ा। कुछ देर बाद जब राउनो, एमो और पीटर वापस लौटे तो पाइपर बुरी तरह डरा हुआ था। उसे चोट भी लगी थी। उसने घबराते हुए कहा कि वो आदमी किसी इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। ये सुनकर एमो ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और कसाई खाने के अंदर घुस गया। अंदर वो बूढ़ा नंगा होकर एक कोने में दुबका बैठा था, एकदम चुप होकर बस घूरे जा रहा था। एमो ने उससे इंग्लिश में कई सवाल पूछे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। फिर राउनो ने झाड़ू की डंडी से उसे छेड़कर देखा, तब भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब सबको लगा कि वो जानबूझकर कमजोर और बेकसूर बनने का नाटक कर रहा है। इसी बीच उनके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि इस बूढ़े को बंधक बनाकर ड्रिलिंग कंपनी से रेनडियर के नुकसान की भरपाई के पैसे वसूल किए जा सकते हैं। उधर बड़े लोग जब अपना प्लान बना रहे थे, तब पीटर ने गांव के हर एक घर में फोन करना शुरू कर दिया और हर जगह से उसे एक ही खबर मिली। गांव का एक भी बच्चा अपने घर पर नहीं था। ये सुनते ही वो भागकर राउनो के पास गया और सारी बात बता दी। इसी के साथ उसने दूसरा सच भी कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि कॉर्वी पहाड़ पर जो फेंस लगा रखी थी उसे मैंने और जूसो नहीं काटा था। इतना कहते ही वो एक छोटी सी लकड़ी की डाली लेकर आया और अपने पिता से कहा कि आप मुझे सजा देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर उसने बताया कि सैंटा शरारती बच्चों को उठाकर ले गया था, और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब पहाड़ को खोदा गया। तब पाइपर ने सबको दोबारा से मीट शेड के अंदर बुलाया। अंदर जाकर सबने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने झाड़ू की लकड़ी को ही चबा डाला था। जैसे ही पीटर अंदर आया, उस बूढ़े का बर्ताव एकदम बदल गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और बिना पलक झपकाए सीधा पीटर को घूरने लगा। तब पीटर ने वो बात कह दी जिसे कोई मानना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि ये बूढ़ा गांव के बच्चों को पहले से जानता है, काफी समय से गांव पर नजर रखे हुए है ये, और सब बच्चों को ले जाने के बाद अब वो पीटर को लेने आया है। पहले तो सब बड़े लोग उसकी बात सुनकर हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा पीटर को बिल्कुल शिकार की तरह घूर रहा है और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने भी लगा, तो उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई। तभी एमो ने बिना देर किए उस पर गोली चला दी। इसके बाद सबने मिलकर उस दरिंदे को काबू किया और मजबूत जंजीरों से बांध दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग उसके पास बैठकर क्रिसमस कुकीज खाने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी उस बूढ़े की जैकेट में रखा रेडियो अचानक से चलने लगा। रेडियो के दूसरी तरफ राइली था। उसे अभी भी लग रहा था कि उसके कोवर्कर्स जिंदा थे और ले जाने के लिए कार्गो एकदम तैयार। उसने बताया कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा है और सैंटा को पिकअप के लिए तैयार रखा जाए। ये सुनते ही राउनो के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने सोचा कि अगर राइली को ये दरिंदा सच में चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके रेनडियर का लगभग 85,000 यूरो का नुकसान हुआ था और राउनो हर हाल में वो पैसे वापस लेना चाहता था। इसके बाद उन्होंने उस बूढ़े को पाइपर का सैंटा क्लॉज वाला कॉस्ट्यूम पहना दिया। उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद किया और गाड़ी में बैठकर कॉर्वी की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते में बूढ़ा बिना पलक झपकाए सिर्फ पीटर को ही देखता रहा। फिर कुछ देर बाद जब वो कॉर्वी पहाड़ पर पहुंच गए तो राउनो ने पीटर को ट्रक के अंदर ही रुकने को कहा। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से राइली बाहर आया। राउनो और उसके साथियों ने सीधा 85,000 यूरो की मांग की। इस पर राइली ने कहा कि पहले मुझे सैंटा दिखाओ। जैसे ही पिंजरा उसके सामने लाया गया तो वो उस दरिंदे की आंखों में कुछ पल तक घूरता ही रह गया, जैसे उन आंखों ने उसे अपने बस में कर लिया हो। फिर उसने धीरे से नजर हटाई और एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि पिंजरे में बंद ये आदमी सैंटा क्लॉज नहीं है, बल्कि उसके हेल्पर एल्फ्स में से एक है। इधर राउनो ने राइली से अपने पैसे मांगे, लेकिन राइली ने पैसे देने की बजाय सबको अपने हथियार नीचे रखकर चुप रहने और मुस्कुराने को कहा। उसका कहना था कि असली खतरा अभी भी बाहर मंडरा रहा है। इतने में अचानक पूरे पहाड़ की लाइट्स बंद हो गई। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का पायलट जोर से चीख उठा। अंधेरा छाते ही सबको एहसास हो गया कि वो सीधा खतरे की तरफ चले आए थे। तभी राइली ने कहा कि असली सैंटा हम में से सबसे बुरे इंसान को चुनेगा। ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। राउनो, एमो और पाइपर तुरंत अपनी बंदूकें तानकर एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। अंधेरे में उन्होंने देखा कि बर्फ पर दर्जनों बूढ़े और पीले चेहरे वाले एल्फ चुपचाप उन्हें घूर रहे थे। ये कोई खुशमिजाज सैंटा के हेल्पर नहीं थे, बल्कि सदियों पुराने खौफनाक जीव थे जो अपने मालिक की हिफाजत कर रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक एल्फ ने राइली की तरफ हमला कर दिया। ये देखते ही सबने फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच राउनो की नजर एक और डरावनी बात पर पड़ी। उसने देखा कि उसका बेटा पीटर गायब हो गया था। अब राउनो बिना वक्त गवाए दौड़कर उस बड़े गोदाम की तरफ भागा। उसे यकीन था कि पीटर जरूर अंदर चला गया होगा। एमो और पाइपर भी उसके पीछे पहुंच गए और उन्होंने तुरंत गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए ताकि एल्फ्स अंदर ना घुस पाएं। मगर अंदर का मंजर देखकर तीनों के होश उड़ गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा जीव एक बड़े से बर्फ के टुकड़े के अंदर कैद था। वो कोई प्यारा सा बूढ़ा सैंटा नहीं था, एक बहुत बड़े बड़े सींगों वाला डरावना प्राणी था। उसके आसपास गांव से चुराए गए हीटर, स्टोव और दूसरे गर्म करने वाले सामान लगाए गए थे। ये काम उसके एल्फ्स ने किया था जो बर्फ को पिघलाकर अपने मालिक को आजाद करना चाहते हैं। तभी उन्हें आलू के बोरों के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। एमो तुरंत बोरों को फाड़कर जूसों को ढूंढने लगा। तब सबको समझ आ गया कि एल्फ्स ने गांव के सारे बच्चों को सैंटा के पास इसलिए इकट्ठा किया था ताकि वो उन्हें सजा दे सके। पाइपर ने तुरंत सारे हीटर बंद करने शुरू कर दिए, जबकि राउनो दरवाजे को जोर लगाकर पकड़े रहा क्योंकि बाहर से एल्फ्स लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी और बड़े गोदाम में अफरा तफरी मच गई। लेकिन पीटर बिना घबराए सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत हवा में गोली चलाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद पीटर ने कहा कि अब एक साथ दो काम करने होंगे। सबसे पहले बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा और उसके बाद सैंटा को पूरी तरह आजाद होने से पहले ही खत्म करना होगा। उसका कहना था कि जब तक बच्चे यहाँ रहेंगे एल्फ्स कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये राक्षस सैंटा जिंदा रहेगा बच्चे कभी महफूज हो ही नहीं सकते। उनमें से हेलीकॉप्टर उड़ाना सिर्फ पाइपर को ही आता था, इसीलिए वो जिंजर ब्रेड कुकीज के कई सारे पैकेट लेकर बाहर निकला।
निकला। जैसे ही एल्फ्स को उन कुकीज की खुशबू आई, वो भूखे जानवरों की तरह उनकी तरफ टूट पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर पाइपर हेलीकॉप्टर में पहुंच गया और उसे स्टार्ट कर दिया। उधर राउनो और एमो ने सारे बच्चों को एक बड़े कार्गो नेट में बैठाया। हेलीकॉप्टर ने उस नेट को छत के सुराग से ऊपर खींच लिया। फिर पीटर भी उसी नेट में चढ़ गया, क्योंकि उसका प्लान तभी काम करेगा जब एल्फ्स बच्चों का पीछा करेंगे। फिर जैसे ही एल्फ्स ने बच्चों को दूर जाते देखा, वो तुरंत गोदाम छोड़कर हेलीकॉप्टर के पीछे जंगल की तरफ भाग पड़े। अब उनका मिशन 2 हिस्सों में बंट चुका था। आसमान में पीटर रेडियो के जरिए पाइपर को रास्ता बता रहा था और साथ ही बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए एल्फ्स को दूर ले जा रहा था। उसी वक्त गोदाम के अंदर राउनो और एमो ने बर्फ में सुराख करके उसके अंदर डायनामाइट लगा दिए। फिर बाहर निकलने से पहले उन्होंने चेन सॉ की मदद से सैंटा के दोनों बड़े सींग भी काट दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। उधर पाइपर सीधा रेनडियर एनक्लोजर की तरफ बढ़ गया। पीटर का प्लान बिल्कुल साफ था। वो एल्फ्स को भी एक जंगली झुंड की तरह फंसाना चाहता था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। रेनडियर एनक्लोजर का गेट अभी भी बंद था और एल्फ्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। फिर पाइपर ने रेडियो पर चीख कर उसे चेतावनी दी कि अब वक्त बहुत कम बचा है। फिर भी पीटर समझ गया कि गेट जमीन पर उतरकर ही खोलना पड़ेगा, इसीलिए वो कार्गो नेट से नीचे कूद गया। उसने भागकर भारी गेट खोला और तुरंत इलेक्ट्रिक फेंस चालू कर दी, ताकि एल्फ्स के भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए। इसके बाद वो वहीं खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। रेडियो पर उसने पाइपर से बस इतना कहा कि अगर मैं बच नहीं पाया तो मेरे पापा से कह देना कि उनका बेटा हीरो की तरह लड़ा। उधर राउनो और एमो अपना ट्रक लेकर बड़े गोदाम से काफी दूर निकल चुके थे। जैसे ही वो एक सुरक्षित फासले पर पहुंचे, राउनो ने डेटोनेटर दबा दिया। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा गोदाम उड़ गया और सैंटा का बर्फ में जमा हुआ वो बड़ा शरीर पूरी तरह आजाद होने से पहले ही हमेशा के लिए तबाह हो गया। इधर रेनडियर पेन के पास पीटर ने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि एल्फ्स उसके बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने उस पर हमला ही नहीं किया। वो सब एकदम से रुक गए और उलझन में इधर उधर देखने लगे। उनका असली मालिक मर चुका था और बिना उसके उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तब पीटर को यकीन हो गया कि उनका प्लान आखिरकार कामयाब हो चुका है। बच्चे अब सुरक्षित थे, सैंटा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और सभी एल्फ्स को भी पकड़ लिया था उन्होंने। इधर हेलीकॉप्टर से ये सब देखते हुए पाइपर खुशी से हंस पड़ा। उसने रेडियो पर कहा कि हमने उस शैतानी मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।